नमस्कार। 5 मिनट वाले इस सुपर जेट क्लास में आप सभी का मैं सीआर चौधरी स्वागत करता हूं। फटाफट जुड़ जाइएगा। और आज अपनी क्लास नंबर है 5, जिसमें अपन बात करेंगे किसकी? फाइबर क्रॉप्स की। किसकी बात करेंगे भैया? फाइबर क्रॉप्स की बात करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है? चलेगा। तो देखिएगा, ये जो आपकी 5 मिनट वाली क्लास है, इसके अंदर अपने क्रॉप्स से स्टार्ट किया था। सबसे पहले अपने अनाज वाली फसलों की बात की, सीरियल क्रॉप की, उसके बाद पल्सेस क्रॉप की, उसके बाद ऑयल्स क्रॉप की, और लास्ट टाइम के में अपनी चारे वाली फसलें की थी। आज अपन बात करेंगे रेसे वाली फसलों की, जो फाइबर क्रॉप्स है। तो हेडिंग लगाइएगा फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप्स। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं फाइबर क्रॉप्स के अंदर, तो सबसे पहले एक नाम सुना होगा आपने, जूट का। सुना है ना जूट का नाम? किस किस ने सुना? ऊपर हाथ करो। एक शब्द आता है जूट। ये भी कौन सी फसल है? जूट भी एक रेशे वाली फाइबर क्रॉप्स है। और जब जूट का वैज्ञानिक नाम की बात आती है तो क्या होता है बताओ फटाफट? बोटनिकल नेम बताओ इसका। जूट का बोटनिकल नेम कौन बताएगा? तो याद रखना, कॉर्कस टिंक्टोरियस होता है। जूट का बोटनिकल नेम क्या होता है? कॉर्कस टिंक्टोरियस। कॉर्कस टिंक्टोरियस। चंगा। और इसके अंदर अपन बात करें जूट का कुल क्या होता है, तो याद रखना टीलियसी कुल होता है। और जूट के अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 14। कौन से कुल में आती है? ये टीलियसी कुल में आती है। और इसके अंदर गुणसूत्र संख्या की बात करें अपन तो 2n बराबर 14 होता है। छोटी छोटी बात, दो बातें है पहली कर लिया आप। बिंक बाद में एक और फसल आवे है, जिसका नाम आपने सभी ने सुना है, सन हेम्प। सनई के बारे में सुना है ना? सन हेम्प, सनई के बारे में। सनई का वानस्पतिक नाम क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताऊं। तो सनई के वानस्पतिक नाम की अगर अपन बात करें तो आप सभी को पता है क्रोटोलेरिया जूसिया होता है, जो लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 16। चंगा। तो इसका नाम लिखो क्रोटोलेरिया जूसिया। क्या? क्रोटोलेरिया जूसिया। क्रोटोलेरिया जूसिया होता है। चंगा। और ये कौन से कुल में आती है? लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। कौन से कुल में आती है? लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। और गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 16। 14 के बाद 16। अब आप सभी को पता है आपका फेवरेट आता है क्या? कपास। किसकी बात करेंगे? कपास। कॉटन की बात करते हैं। 3 नंबर पर आता है आपका क्या? कॉटन, मतलब कपास। अब आप सभी को पता है इसका नाम तो गोसिपियम स्पीसीज होता है साहब जी। क्या होता है? गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम स्पीसीज कैसे? इसकी अलग अलग स्पीसीज है, उनकी अपन बात करेंगे। और ये कौन से कुल में आती है? तो सारी कोई सी भी स्पीसीज जो कुल, तो इनका क्या रहेगा? मालवेसी ही रहेगा। चंगा। अब देखो, एक तो होती है पुरानी कपास और एक होती है नई कपास। पुरानी कपास को कहते हैं क्या? देसी कपास। पुरानी कपास को क्या कहते हैं? देसी कपास कहते हैं। और ये जो पुरानी कपास होती है ना, ये डिप्लॉयड होती है। 2 प्रकार की होती है। इसको एक को तो बोलते हैं अपन देसी कपास, और एक को बोलते हैं एशियाई कपास। क्या बोलते हैं? देखो इधर, एक तो हो जाएगी इसकी देसी कपास। इसी का ही देसी कपास का ही एक और 2 भाग है, उसी में से देसी कपास होगा। चंगा। चलेगा। तो इधर देखिएगा, देसी कपास का एक तो हो जाएगी देसी कपास खुद, ठीक है, या आप इसको पुरानी कपास भी बोल सकते हो। और एक होती है एशियाई कपास। क्या होती है? एशियाई कपास। अब दोनों का जो वैज्ञानिक बोटनिकल नेम होता है अलग अलग होता है। देसी कपास को तो अपन कहते हैं गोसिपियम आर्बेरियम, और एशियाई कपास को कहते हैं गोसिपियम हर्बेसियम। आर्बेरियम हर्बेसियम। क्या? इसका तो हो जाएगा गोसिपियम आर्बेरियम। आर्बेरियम। चंगा। और ये जो आपकी एशियाटिक कपास है, इसको बोलते हैं गोसिपियम हर्बेसियम। क्या कहते हैं? गोसिपियम हर्बेसियम। अब याद रखना, ये जो पुरानी कपास है ना, इसको पुराने विषयों की कपास भी कह देते हैं, देसी कपास भी कह देते हैं। ये डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है तो इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 2n बराबर 26 होगी। तो याद रखना, इसी के लिख रहा हूं मैं, ये कैसी है? डिप्लॉयड कपास है। कैसी कपास है? डिप्लॉयड। तो गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 2n बराबर 26 होगी। क्लियर?
कोई समस्या? बताओ फटाफट। उसके बाद में आगे आती है देसी कपास के बाद अमेरिकन कपास। कौन सी कपास आती है? आगे चलूं, आगे जो कपास आएगी वो कौन सी आएगी? अमेरिकन कपास आएगी। कौन सी आएगी? अमेरिकन कपास। ये भी दो प्रकार की होती है, अमेरिकन कपास भी। कौन कौन सी होती है साहब जी? इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। अमेरिकन कपास की अपन बात करें तो याद रखना अमेरिकन कपास भी दो प्रकार की होती है। जैसे देसी कपास थी उसमें पहला कौन सा था? देसी कपास। तो अमेरिकन कपास में पहली हो जाएगी अमेरिकन कपास, चंगा। और अमेरिकन कपास हो गई, उसके अंदर देसी कपास थी तो देसी थी। फिर उसके बाद में क्या थी? एशियाटिक थी, तो यहां पर होगी इजिप्टियन कपास। कौन सी? इजिप्टियन कपास। इजिप्टियन कपास याद रख लोगे? रख लेंगे साहब। अब दोनों के नाम याद रखने हैं। उधर तो था आर्बेरियम और हर्बेसियम, आर्बेरियम और हर्बेसियम। उधर क्या था? देसी वाली में आर्बेरियम हर्बेसियम। यहां पर होगा हिरसुटम बारबेंडस। क्या होगा? गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबेंडस, गोसिपियम बारबेंडस। ये तो हो गया इनका नाम, चंगा। अब याद रखना जो अमेरिकन कपास होती है ना, ये वो क्या थी? डिप्लॉइड थी। ये क्या होगी? टेट्राप्लॉइड होगी। क्या होगी? टेट्राप्लॉइड। क्या होगी ये? टेट्राप्लॉइड। अब डिप्लॉइड के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने थे? 2n बराबर 26। यहां पर कितने होंगे? 2n बराबर 52। कितने होंगे? गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 52 होंगे, चंगा। ये था आपका छोटा सा एक कुछ कपास का वर्गीकरण और जो आपके फाइबर क्रॉप्स है उनके नाम। अब फाइबर क्रॉप्स के अंदर और भी महत्वपूर्ण बातें आती है। जैसे अपन बात करें सबसे पहले गोसिपियम हिरसुटम की, इसकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूं तो याद रखना जो गोसिपियम हिरसुटम है ना, इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या है साहब? गोसिपियम हिरसुटम सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है। तो याद रखना, पूछ ले आपको कि कौन सी कपास सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है, तो याद रखना गोसिपियम हिरसुटम। तो इसी के आगे लिख रहा हूं मैं, सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है, सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है। सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली कपास कौन सी है? तो याद रखना अमेरिकन कपास, चंगा। अब आपको पूछ ले कि कौन सी कपास है, वो कौन सी कपास है जिसका रेशा महीन व पतला होता है? बताओ वो कौन सी कपास है जिसका रेशा महीन व पतला होता है? तो गोसिपियम बारबेंडस होगा। याद रखना इसका रेशा, इसका रेशा, इसका रेशा पतला व महीन होता है। कैसा होता है? इसका रेशा पतला व महीन होता है। याद रख लोगे इस बात को। कौन सी? बारबेंडस का रेशा पतला और महीन होता है। अब दो चीजें आती है आपके सामने निकल कर, क्या आते हैं? ये क्या हो गया रे? याद रखना एक तो आता है सीड कॉटन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और एक आता है कॉटन सीड। क्या आता है? एक तो आता है सीड कॉटन। देखो मैं इधर लिख रहा हूं, एक तो शब्द आता है आपके सामने क्या? सीड कॉटन, ये लिख दिया। अब इसी को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं नीचे, क्या? कॉटन पहले लिख रहा हूं, कॉटन सीड। क्या? कॉटन सीड। अब बता इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? बड़ा गजब का लफड़ा है यहां पर। देखो इधर सीड कॉटन तो बोलना है अपने को, किसे बोलोगे? सीड प्लस लिंट। लिंट क्या होता है? लिंट होता है लंबा रेशा, छोटे रेशे को कहते हैं फज। तो रेशा होगा, सीधी सी बात है, सीड के साथ में रेशा होगा, उसको बोलना है सीड कॉटन। क्या? सीड प्लस लिंट, सीड प्लस लिंट, लिंट के ब्रैकेट में लिख लेना रेशा। फिर आता है कॉटन सीड। कॉटन सीड मतलब कॉटन का सीड, सीधी सी बात है, ये तो बीज ही रहेगा। क्या रहेगा? बीज ही रहेगा। सीड इसके ब्रैकेट में लिख लेना बीज, चंगा। सीड प्लस लिंट, तो याद रखना सीड कॉटन, सीड प्लस लिंट, सीड कॉटन, कॉटन सीड, सीड, चंगा। आई बात समझ में? आ गई। अब सुनो मेरी बात, लिंट क्या होता है और एक होता है फज, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? याद रखना मेरे भाई और बहनों,
इधर देखो, जो लंबा रेशा होता है, लंबा रेशा को कहते हैं लिंट, LINT, लिंट। इसी को हिंदी इंग्लिश लिंट ही बोलते हैं। एक होता है छोटा रेशा, कौन सा रेशा? छोटा रेशा, इसको बोलते हैं फज। क्या कहते हैं? फज। तो ये बात भी काफी बार पूछी गई है, आपको याद रखना है। रख लोगे ना पक्का? बताओ, कोई समस्या यहां तक नहीं है। अब देखो, ये तो हो गई छोटी छोटी कुछ बातें। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूं क्या, आपका वो है ना, हाँ, एक तो होती है सिंपोडियल शाखा कपास के अंदर, चाहे रेशे वाली कोई मान लो, और एक होती है मोनोपोडियल शाखा। सिंपोडियल शाखा किसे कहते हैं, मोनोपोडियल शाखा किसे कहते हैं, ये बता दो मुझे। तो सिंपोडियल शाखा वो होगी जो फल और पुष्पन वाली शाखा होती है, जिनके ऊपर फल लगते हैं, मतलब डोडा लगा है, टिंडा लगा है, वह तो होगी सिंपोडियल शाखा। लिख लेना, फल व पुष्पन वाली शाखा, फल व पुष्पन वाली शाखा, पुष्पन वाली शाखा। क्या कहोगे इसको? तो फल व पुष्पन वाली शाखा को कहते हैं क्या? सिंपोडियल शाखा। ठीक है ना? और एक होती है कौन सी? वर्दी वाली शाखा, वर्दी वाली शाखा, वर्दी वाली शाखा। वर्दी वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो याद रखना, मोनोपोडियल। क्या कहते हैं? मोनोपोडियल, मोनोपोडियल। चंगा। अब एक चीज आपने और सुनी होगी, एक शब्द आता है डीलिंटिंग, कपास के अंदर ही आता है और ये कहीं पर नहीं आता। क्या आता है? डीलिंटिंग आता है। सुना है क्या? सुना तो है साहब, लेकिन पता नहीं होता क्या है। डीलिंटिंग होता है बुआई से पहले रेशा हटाना। अब मेरी बात सुनो, पहले मैं लिख देता हूं, बुआई से पहले, बुआई से पहले रेशा हटाना, बुआई से पहले रेशा हटाना क्या होता है? डीलिंटिंग होता है। ये तो आपने सभी ने सुना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले आप कपास बुनता, आजकल तो बीटीन अमेरिकन रे कपास घनी आने लगी, रेसा रासा अपने आप हटाइडा हुआ है, 1500 रुपये थैली आवे, क्यों कोई नहीं टागे दिया रेसो। लेकिन पहले अपन देसी कपास बोते थे, अपन बाजार के अंदर जाते थे, रेसा अलग करवाते थे, बिनोला अलग करवाते थे, फिर उस बिनोले को घर पे रखते थे। जब आगे नेक्स्ट बार कपास की बुआई का समय आता था, रात को बिनोले को भिगोते थे, सुबह उसको मिट्टी से मसलते थे, उसके अंदर घर वालों को आपने देखा कोई राख डालते, कोई दवाई डालते, क्यों? वो रेसा हटाते थे, भिगोकर नमक के घोल के, और अंदर गुड़ भी डालते थे उसके अंदर, पूरी पूरी रात है, बड़ा सारा देखचा गमा, सुबह वो गाडा के ऊपर रखे, देखचो खेत गमा ले जाता ट्रैक्टर के ऊपर, देखा है ना आपने से, वो देसी कपास के अंदर। तो उसको क्या कहते थे? डीलिंटिंग कहते थे, बुआई से पहले रेसा हटाना। और रेसा हटाने के लिए कौन कौन से रसायन काम में लिए जाते हैं? रसायन भी आते हैं इनके। एक तो काम में ले सकते हैं आप H2SO4, और एक और होता है ZnCl2। ठीक है ना? तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। कपास की एक गांठ का वजन होता है 180 किलोग्राम, और 170 किलोग्राम, और जूट की एक गांठ का वजन होता है 180 किलोग्राम। और कोई आपकी इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना। मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।